देखेंगे प्रोपोज डिविडेंड जो आप पूछ रहे हैं तो ये क्या होता है, इसको अच्छे से समझिए। हम लोग बीकॉम में पढ़े होंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक ना। ज़रा समझिए इस चीज़ को, थोड़ा डीपली समझिए। तो कैश फ्लो स्टेट में हम लोग को बैलेंस शीट दिया होता था 2 साल को। तो मान कर चले हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 2020 ले रहे हैं और 2000 यहाँ पे 21 लिखा रहता था, इस तरह से लिखा रहता था देखिए बैलेंस शीट में। और यहाँ पे लिखा होता था प्रोपोज डिविडेंड, प्रोपोज्ड डिविडेंड। मान कर चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 20,000 और यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, क्योंकि अमाउंट अलग अलग लिखा होता था, दोनों सेम नहीं रहता था। अब इस चीज़ को समझिए, कहीं ना कहीं देखिए अभी हम क्या बताएं, प्रोपोज डिविडेंड एक लायबिलिटीज होती है करंट, तो होता है भी होगा, इसलिए होता होगा कि तभी तो बैलेंस शीट में लिखा रहता था प्रोपोज डिविडेंड। कैश फ्लो हम लोग स्टडीज़ किए तो देखिए हम लोग क्या करते थे, जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे तो सबसे पहले अगर हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाते थे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हम वो ये लिख रहे हैं शॉर्टकट में। तो देखिए ये जो करेंट ईयर का है ना, इसको यहाँ पे हम लोग लिख देते थे डिविडेंड ऐसे करके, प्रोपोज्ड डिविडेंड करके हम लोग यहाँ पे 15,000 शो करते थे, ठीक है। और ये जो 20,000 होता था, जब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी जब बनाया करते थे तो लिखते थे डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड करके लिखा करते थे, यानी कि ये वाला 20,000। अब इसका मतलब देखिए समझिए क्या हुआ, इस तरह लिखा करते थे। देखिए क्या होता है, ड्यूरिंग द ईयर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होती है डिविडेंड को डिक्लेयर करती है। बात को जरा समझिए मुद्दे को, डिविडेंड डिक्लेयर करती है कि हमारा कंपनी का इस बार प्रॉफिट अच्छा होने का है, खुशी से क्या करता है डिविडेंड को डिक्लेयर कर देता है बीच में ही ड्यूरिंग द ईयर। मान कर चलिए ये मेरा अकाउंटिंग क्लोज करेगा 31 मार्च को, हम लोग जुलाई में कर दिए, अगस्त में कर दिए, सितंबर में कर दिए, अक्टूबर में। बात समझिए ज़रा। तो जिस ईयर हम लोग डिविडेंड को डिक्लेयर किए, ये मानकर चलिए अभी डिविडेंड डिक्लेयर किए तो करंट ईयर हो गया। जैसे डिविडेंड डिक्लेयर किए तो कंपनी ये समझती है कि हमें डिविडेंड को देना पड़ेगा शेयर होल्डर को। थोड़ा ओपन कर दीजिए, शेयर होल्डर को पैसा देना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देता है, ठीक ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करता है, बात समझिए ज़रा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देती है, इसलिए क्या होती है उतना से प्रॉफिट मेरा रिड्यूस हो जाती है। इसलिए देखिए आप प्रॉफिट रिड्यूस होने की वजह से हम इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में पेमेंट हुआ नहीं है। हम लोग क्या किए, प्रोपोज्ड मतलब प्रस्ताव किए, प्रस्तावित किए। जैसे हम सोचे कि परसों हम आप लोग को 2 घंटे पढ़ाएंगे, आज सोचे, लेकिन एक्चुअल में तभी होगा जब 2 घंटा परसों पढ़ाएंगे। तो आज हमने बोल दिया। इन द सेम वे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ड्यूरिंग द ईयर में डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया कि मुझे देना है 15,000 रुपया नेक्स्ट ईयर में, ठीक ना। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर दिया गया, लेकिन दिया नहीं गया। अब क्या होगा, ये दिया जाएगा 2022 में। देखिए ये होगा, अगर दिया भी जाएगा तो 2022 में दिया जाएगा ना, चूँकि 31 मार्च को ये क्लोज होगा। अब पेमेंट होगा ना, जैसे 31 मार्च क्लोज हो जाएगा तो जब पेमेंट होगा तो अगले साल ही में आ जाएगा ना। तो इसलिए क्या किया जाता है, ये 15,000 रुपया क्या चला जाएगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी का खर्चा कब होगा, 2022 में जाकर होगा। क्योंकि डिविडेंड कोई शेयर वगैरह पे दिया जाता है ना, तो फाइनेंस से रिलेटेड एक्सपेंस हुआ ना, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किए जाते, इसलिए उतना को ऐड कर लिए और नेक्स्ट ईयर में जाकर क्या करते हैं पेमेंट। इसलिए देखिए 2021 में क्या करते हैं, ऑपरेटिंग में ऐड करते हैं। ये इस साल का पेमेंट तो यहाँ पे जाकर होगा। बात को समझिए मुद्दे को, ये जाकर के यहाँ पे होगा ना, इसका नेक्स्ट ईयर ये है और ये पैसा यहाँ पे जाकर पेमेंट। इसीलिए 2021 में जब हम बनाते हैं तो 15,000 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किए रहते हैं, इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर के ऐड कर देते हैं, ठीक है। एक्चुअल में पेमेंट क्या होगा, पिछले साल वाला अब जाकर के पेमेंट होगा, इसलिए फाइनेंशियल एक्टिविटी में लिखते हैं डिविडेंड पेड। देखिए यहाँ 2 चीज़ लैंग्वेज लिखा हुआ, डिविडेंड यहाँ पेड लिखा था, यहाँ लिखा था प्रपोज डिविडेंड लिखा था। मतलब कि हमारा अकाउंटिंग क्या चलता है, एक्रूअल बेसिस पे चलती है। पैसा पे खर्च हो या ना हो उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, क्योंकि अकाउंटिंग का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, एंटिटी कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मेटर्निटी कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होता है, गोइंग कंसर्न होता है, कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट होता है, ठीक ना। तो कह सकते हैं ये जो होता है कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। चूँकि कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एंटिसिपेटेड इनकम को इग्नोर कर दो,
बट एंटिसिपेटेड एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज कर दो, मतलब कि होने वाले फ्यूचर को इनकम उसको इग्नोर कर दो, नहीं लिखो बुक्स ऑफ अकाउंट में, लेकिन होने वाला जो खर्च है उसको पहले लिख लो। इसलिए कि एकाएक लॉस हो जाएगा तो क्या करोगे, फिर अब मैनेज करना पड़ जाएगा ना, बिजनेस को एकाएक बर्डन आ जाएगा। अब खुद सोचिए, आप बिजनेस में 1 करोड़ रुपया लगा करके बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, ठीक है, और क्या होगा उसमें 1 करोड़ लगा कर बिजनेस को जब स्टार्ट करेंगे या उसमें से एकाएक आप 20 लाख रुपया का माल निकाल लीजिए, आपको लगेगा कि बिजनेस में बहुत सामान खाली हो गया। इस बात को केयर कीजिए। लेकिन आप अगर स्टार्ट में ही 80 लाख रुपया से बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको सारा मेल रहेगा। क्यों? क्योंकि 20 लाख जब आप निकालेंगे एकाएक तो क्या होगा, बहुत सारे सामान ऐसा होगा जो बिक गया होगा, तो वो सामान तो आपको खत्म लगेगा ना दिखने में, ठीक ना। तो इसलिए बोला गया है एकाएक जो होने वाला एक्सपेंस है उसको रिकॉग्नाइज करो और इनकम को इग्नोर कर दो। तो समझ गए, ये डिविडेंड लायबिलिटी इसलिए होती है, ये प्रपोज्ड है ड्यूरिंग द ईयर में, ये होता है। एक इंटरिम डिविडेंड होती है, बहुत सारे डिविडेंड का प्रकार भी अलग है, फाइनल डिविडेंड होती है, इंटरिम डिविडेंड होता है, कैश डिविडेंड होता है, स्टॉक डिविडेंड होती है, बहुत सारे टाइप है। लेकिन यहाँ पे ये टेक्निकल चीज़ है प्रपोज्ड डिविडेंड, इसलिए अक्सर हम लोग को कैश फ्लो में देखिए पढ़ने को मिलता है, ठीक ना। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। आप परफॉर्मा बनाने वाले थे लेकिन आज रहने दिए, क्योंकि हम लोग को टाइम भी हो चुका है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम लोग अगले दिन आएंगे तो फिर अच्छे से स्टडीज़ करेंगे, ठीक है। ओके बाय, ठीक है।